चैप्टर 19 चट्टान पर आग। किनी ने जहाजों को रखने के लिए घर में अलमारियां लगा रखी थीं ताकि वे उस फर्श पर हस्तक्षेप न करे जहां वह डिक के साथ सोता था। घर के पीछे की झोपड़ी जिसमें खाद्य सामग्री रखी गई थी अभी भी सुरक्षित थी, यद्यपि छत काफी हद तक टूट चुकी थी और यहीं नाविक ने कटफा के शयन कक्ष को पक्का कर दिया था। मलबे में फंसे लोगों ने उन्हें कंबल दिए थे जो स्टैनिस्ट्रीट द्वारा छोड़े गए कंबलों के अतिरिक्त थे, और सूर्यास्त के समय आगे बढ़ते हुए किरनी ने अपने हाथ में 3 कंबल लिए, जिनमें से 2 बिस्तर के लिए और 1 रजाई के लिए थे। लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह झोपड़ी के प्रवेश द्वार पर रुक गई और फिर 1 कदम पीछे हटकर खड़ी होकर उसे काम करते हुए देखने लगी। फिर जब वह बाहर आया तो उसने कंबल की ओर इशारा किया। कोई पिल्ला नहीं है, किरनी ने कहा, लेकिन तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे। तो फिर कनक लड़की, ये तुम्हारा बंक है। क्या तुम्हें इसका रूप पसंद नहीं आया? वह 1 और कदम पीछे हट गई थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किरनी ने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। लोमड़ी से जाल में घुसने को कहो। ठीक है, तो फिर तुम पेड़ों पर सो सकती हो, उसने कहा और उसे उसकी पसंद पर छोड़ते हुए घर का चक्कर लगाने चला गया। दिन भर की थकान के कारण डिक घर में था और गहरी नींद में था, और नाविक, जिसके पास मछली पकड़ने की लाइन थी, दरवाजे के पास बैठ गया और उस पर काम करने लगा। जब वह बैठा, अपनी उंगलियों से व्यस्त था और अपने दिमाग में कनक और उनके बेवजह के तरीकों की समीक्षा कर रहा था, तो उसने लड़की को पेड़ों से बाहर आते देखा। उसने झोपड़ी से 2 कंबल निकाले थे और वह उनके साथ घास के मैदान को पार करके किनारे से बंदी डोंगी की ओर जा रही थी। वह उनके साथ डोंगी में बैठ गई और नजरों से ओझल हो गई। किनारे के ऊपर सूर्यास्त की रोशनी में उसका सिर ही दिखाई दे रहा था। अब किरनी के पास पुराने जमाने के विचार थे कि युवा लोगों को अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और डिक को अवज्ञा के लिए उससे कई बार क्लिप मिले थे। वो लड़की के पीछे जाने ही वाला था जब उसने देखा कि 2 हाथ उसके सिर तक जा रहे हैं। वो अपने बालों को संवार रही थी। कोई उसे आईने के सामने खड़ा हुआ देख सकता था। इस दृश्य ने उसे रोक दिया। उसने अपना काम पूरा किया, तार हटाया और घर में वापस चला गया। उनके 10 साल के निवास के दौरान उत्तर पश्चिम से आए एक बड़े झटके से घर लगभग नष्ट हो गया था और किरनी ने पुनर्निर्माण करते हुए इसे बड़ा कर दिया था। उसके और डिक के लिए काफी जगह थी, और आज रात जब वो वहां लेटा था, उसके ऊपर 4 जहाज अपनी अलमारियों पर रखे हुए थे और डिक दीवार के पास गहरी नींद में सो रहा था। वो खुले दरवाजे से एक नई तस्वीर देख सकता था। डोंगी की पाल अभी भी खुली हुई थी और तेजी से बढ़ते धुंधलके में स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था किनारे के ऊपर लड़की का सिर। किरनी चिंतित था। आराम और शांति से रहते हुए कोई व्यक्ति अपने अंतिम आगंतुक को चिंतित कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत छोटी छोटी बातें जिनके बारे में उसने जहाज पर कभी दूसरा विचार नहीं किया होगा, उसे यहाँ परेशान करने की शक्ति रखती थीं। और हालांकि वह दुनिया के लिए अपने जीवन के तरीके को नहीं बदलता था, एक टूटी हुई मछली पकड़ने की रेखा या डिंगी में रिसाव उसे घंटों तक चिड़चिड़ा बना देता था। अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि आगे क्या होने वाला है। अब कटफा उसे परेशान कर रही थी। वह किसी भी कनक से अलग थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह कहाँ से आई थी? क्या वह उस द्वीप से आई थी जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया था कि वह दक्षिण में स्थित है? और अगर ऐसा है, तो क्या वह अपने पीछे अपनी तरह के अन्य लोगों को नहीं ला सकती? फिर जिस तरह से वह उसके हाथ से फिसल गई थी और उसकी वे आंखें जो उसने उस पर गड़ा रखी थीं, वह सही नहीं थी। वह अपने मन में यह विश्वास लेकर सो गया और परेशान करने वाले सपने देखने लगा। सुबह करीब 2 बजे वह जाग गया और सोचने लगा कि वह क्या कर रही है और क्या सब कुछ सुरक्षित है। फिर नींद दूर हो गई। वह हवा रहित, तारों भरी रात में बाहर आया, जहां पेड़ों के ऊपर 6 दिन पुराना चांद चमक रहा था। दूर समुद्र में एक लाल झिलमिलाहट उसकी नजर से मिली। चट्टान पर आग जल रही थी। रात में बजने वाली तुरही उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर सकती थी। उसने एक पल के लिए देखा कि कैसे लौ बढ़ती और घटती रही, कभी लैगून के पानी पर लाल रोशनी का निशान बनाती, कभी कम होती और फिर उछलकर वापस आ जाती।
फिर वह दौड़ता हुआ डोंगी के पास आया। लड़की वहां नहीं थी और नाव गायब थी। डोंगी से चप्पू भी गायब था। उसने चप्पू को खुद ही चट्टान पर ले जाने के लिए लिया होगा, क्योंकि वह स्कल्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। आग जलाने के लिए चट्टान पर ढेर सारी सूखी घास और मलबे के टुकड़े थे, लेकिन उसे आग कहाँ से मिली? वह घर वापस आया और बाहर छोटी सी शेल्फ पर माचिस की डिब्बी ढूंढने लगा, जहां उसे हमेशा काम खत्म होने के बाद रख दिया जाता था। वह गायब थी। जब वे सो रहे थे तो उसे जरूर सूंघने का मौका मिला होगा। उसने जरूर देखा होगा कि माचिस कहाँ रखी गई थी और उसने अपने अंधेरे दिमाग में इस तथ्य को संजो कर रखा होगा। लेकिन आखिर उसने ये सब किस लिए किया? केरनी ने खुद से पूछा, जबकि वह अपना सिर खुजला रहा था। आखिर वह क्या कर रही है? रात ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल चट्टान की गड़गड़ाहट, कभी तेज, कभी धीमी, और आग की रहस्यमयी रोशनी, जो कभी बढ़ती, कभी घटती, कभी भड़कती और फिर शांत हो जाती। वह घास के दूसरी ओर के पेड़ों के पास आया और 1 घंटे तक देखता रहा, जब तक कि अंततः आग बुझकर एक चिंगारी में बदल गई और चिंगारी गायब हो गई। तभी चप्पू की आवाज आई और नाव भरिंग की तरह तारे के आकार के लेगून के पानी में घुस गई और किनारे पर बंध गई। एक आकृति किनारे से घर की ओर गुजरी। वह माचिस वापस रख रही थी। फिर वह डोंगी की ओर आई, उसमें फिसल गई और नजरों से ओझल हो गई। केरनी ने 10 मिनट तक इंतजार किया। फिर वह चुपके से घर में वापस आया और फिर से अंदर घुस गया। तुम सुबह तक प्रतीक्षा करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसने अपने आप से कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, कनक लड़की के लिए तैयार होने वाली पिटाई के विचार के साथ अपने मन को सोने के लिए तैयार किया।